यह कहानी विक्रांत खन्ना नाम के एक पायलट की है जो अपनी उड़ान पर आपातकालीन लैंडिंग के लिए मशहूर था। उस दिन वह दुबई पहुंचा था और अपने होटल जाने वाला था। होटल जाते समय उसके एक दोस्त ने फोन कर उसे एक क्लब में बुलाया। पहले उसने मना किया क्योंकि अगले दिन उसकी फ्लाइट थी, लेकिन दोस्त के जोर देने पर वह आखिरकार मान गया और क्लब चला गया। वहां उसने अपने दोस्त को चुपके से एक औरत को देखते हुए पाया। दोस्त ने उसे कार के बदले उस औरत का नंबर लेने की चुनौती दी। विक्रांत ने आत्मविश्वास से कहा कि वह यह आसानी से कर लेगा। हैरानी की बात, वह उस औरत अंजलि से मिला और उसे अपने साथ बातें करने को कहा। फिर उन्होंने सुबह तक पार्टी करते हुए रात बिताई। होटल लौटकर विक्रांत ने पूरा दिन सोने में बिताया, लेकिन लंबी नींद के बावजूद वह उड़ान पर पहुंचा क्योंकि पत्नी की कॉल्स ने उसे जगाया, अलार्म नहीं। जागते ही उसने कपड़े बदले और हवाई अड्डे की ओर भागा। उसने धूप का चश्मा लगाकर अपनी आंखें छिपाईं। हवाई अड्डे पहुंचते ही वह सह पायलट तानिया अल्बुकर्क से मिला और उड़ान की जानकारी ली। तानिया ने ध्यान से पढ़ा, जबकि विक्रांत ने बस एक नजर डाली और दस्तावेज वापस रख दिया। तानिया ने विक्रांत को लापरवाही के लिए टोका और कहा कि उसे विवरण गंभीरता से लेने चाहिए। विक्रांत ने पहले पृष्ठ की सामग्री बताकर साबित किया कि उसे सब याद है। तानिया हैरान थी कि वह इतनी जल्दी विवरण याद कर पाया। बिना देर किए दोनों विमान में प्रवेश कर गए। उड़ान भरने से पहले अधिकारियों ने विमान के महत्वपूर्ण हिस्सों की जांच की। विक्रांत ने यात्रियों का स्वागत कर उड़ान की जानकारी दी, जिसमें गंतव्य, दूरी और मौसम शामिल थे। जब विमान ऊंचाई पर पहुंचा, विक्रांत ने ऑटो पायलट चालू किया और थोड़ी देर सोने का फैसला किया। उसने सह पायलट को जागते रहने और सब कुछ देखते रहने को कहा। उसकी हालत देखकर तानिया ने पूछा कि क्या वह ठीक है। उसने बस कहा कि वह घर जाना चाहता है क्योंकि कल उसकी बेटी का जन्मदिन है। कुछ देर बाद विक्रांत इंजन अलार्म की आवाज से जागा, जो तानिया समस्या नहीं समझ पाई थी। विक्रांत ने आंखें खोलीं और तुरंत सब कुछ ठीक कर दिया। फिर विक्रांत ने एक फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाकर काली कॉफी और केक मंगवाया। जाने से पहले विक्रांत ने डिस्पिरिन नाम की एस्पिरिन दवा का नाम बताया। फ्लाइट अटेंडेंट के लौटने पर विक्रांत ने कॉफी ली और तुरंत शौचालय चला गया। एक पल बाद वह पायलट सीट पर लौटा और तानिया से पूछा कि क्या कुछ हुआ जब वह वहां नहीं था। तानिया ने कुछ नहीं कहा और फिर उनकी थोड़ी बातचीत हुई। उड़ान के दौरान मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, साथ में बिजली कड़कने और गरजने लगी। विक्रांत ने तानिया से विमान की जानकारी मांगी। तानिया ने बताया कि विमान में 4800 किलो ईंधन बचा है और कोचीन पहुंचने में करीब 45 मिनट लगेंगे। उसी वक्त कोचीन के एटीसी का एक कर्मचारी बीमार होने के बावजूद काम कर रहा था। तानिया ने कोचीन के एटीसी से उतरने की अनुमति मांगी और एटीसी ने मंजूरी दे दी। कुछ देर बाद तानिया ने फिर एटीसी से रनवे के मौसम और उतरने की सुरक्षा के बारे में पूछा। एटीसी ने बताया कि भारी बारिश से रनवे पर दृश्यता कम है और उतरने की अनुमति नहीं है। तानिया ने विक्रांत से पूछा कि ईंधन कम होने पर उड़ान जारी रखें या लैंडिंग रनवे पर जाएं। विक्रांत ने कहा कि कम दृश्यता के बावजूद लैंडिंग जारी रखें। एटीसी को कम ईंधन की सूचना देने पर उन्हें रनवे 27 पर उतरने की अनुमति मिली। थोड़ा नीचे उतरने के बाद एटीसी से संपर्क टूटा और उन्हें मुड़ना पड़ा। कुछ देर बाद कोचीन एटीसी ने बताया कि एक विमान तिरुवनंतपुरम में उतर गया है। तानिया ने विक्रांत को बेंगलुरु में उतरने का सुझाव दिया, जो एक वैकल्पिक विकल्प था। उसने कहा कि बेंगलुरु जाने के लिए 3300 किलो ईंधन चाहिए, जबकि उनके पास 3900 किलो है। तानिया ने कहा कि वहां उतरना सुरक्षित होगा और वे बेंगलुरु की ओर मुड़ गए। विक्रांत ने तानिया को तिरुवनंतपुरम का मौसम जांचने को कहा। फिर उसने तिरुवनंतपुरम जाने का फैसला माना क्योंकि वहां ज्यादा ईंधन बचेगा। विक्रांत ने कहा कि इस ऊंचाई पर उसकी भावना सही नहीं होगी और अगर तानिया के सुझाव माने तो खतरा हो सकता है। दूसरी जगह जो लोग इंतजार कर रहे थे उनके परिवारों के लिए कोक्रेन चिंतित हुए जब स्काईलाइन 777 की उड़ान स्थिति बदली गई। यात्रियों ने भी असुविधा पर आपत्ति जताई। विक्रांत ने कोक्रेन एटीसी को वहां फिर से उतरने की सूचना दी। एटीसी ने उन्हें रनवे 27 पर उतरने की अनुमति दी। खराब मौसम में कोक्रेन पर उतरने के फैसले पर एटीसी ने सवाल उठाया। लैंडिंग के करीब खराब मौसम में विक्रांत और तानिया को कुछ नहीं दिखा। तब विक्रांत ने तिरुवनंतपुरम में उतरने का फैसला किया। तिरुवनंतपुरम एटीसी दूसरे हवाई अड्डे को तूफान के कारण उड़ानें रोकने को कह रहा था। दुर्भाग्य से कोक्रेन एटीसी में प्रभारी को बदल दिया गया था। इसके अलावा
6 कर्मचारी जो सूचना पाए थे वे आपातकालीन जानकारी वाला कागज लाए जो स्काईलाइन 7777 को बताया जाना चाहिए था। उस विमान में एक यात्री जो पत्रकार था ने पाया कि विमान का गंतव्य बदल दिया गया था। दूसरी ओर विक्रांत ने यात्रियों को बताया कि तिरुवनंतपुरम जाने के कारण विमान की उड़ान में देरी होगी। पत्रकार को लगा कि उस उड़ान में कुछ गड़बड़ है। उसने कहा कि अगर इंसान और मौसम एक साथ गलती करें तो यह आपदा की शुरुआत होगी। इस बात ने यात्रियों में घबराहट फैला दी और फ्लाइट अटेंडेंट इसे ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाए। विक्रांत ने मोर्चा संभाला और सीधे यात्रियों से बात की। उसने कहा कि साथ मिलकर समस्या सुलझाएं क्योंकि सभी बस अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। इस बीच तिरुवनंतपुरम एटीसी स्टाफ बेफिक्र था क्योंकि उस वक्त कोई विमान हवाई अड्डे पर नहीं आने वाला था। चौंकाने वाली बात, हवा की दिशा अचानक बदलने लगी। और भी ज्यादा चौंकाने वाला था कि तानिया ने उन्हें लैंडिंग की अनुमति दे दी। उन्हें लगा कि शायद स्काईलाइन 777 को कोक्रेन एटीसी से तूफान की सूचना नहीं मिली। उन्होंने बताया कि तिरुवनंतपुरम में दृश्यता शून्य है और विमान उतारना असंभव होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि विमान को बेंगलुरु में उतारा जाए। विक्रांत ने कहा कि उन्हें तूफान की सूचना नहीं मिली और ईंधन कम है, बेंगलुरु पहुंचना मुश्किल है। यह सुनकर तानिया घबरा गई, पर विक्रांत ने उसे शांत रहकर मदद करने को कहा। समय बीतने के साथ विमान की अस्थिरता हर मिनट बढ़ती गई। कोई मैनुअल? न सिर्फ यात्री बल्कि फ्लाइट अटेंडेंट भी घबरा गए। तिरुवनंतपुरम ने रनवे 16 पर उतरने की अनुमति दी। उम्मीद थी कि वे सुरक्षित उतर जाएंगे। जब विक्रांत ने विमान उतारने की कोशिश की, पहिए फिसलते रहे और उसे फिर से उड़ान भरनी पड़ी। उड़ान के दौरान विक्रांत को भ्रम हुआ कि उसकी पत्नी और बेटी केबिन में यात्रियों के साथ जन्मदिन मना रही है। तानिया ने उसे हिलाकर होश में लाया। विक्रांत ने तिरुवनंतपुरम एटीसी को बताया कि वे एक और लैंडिंग का प्रयास करेंगे, लेकिन एटीसी की रनवे 16 पर उतरने की सलाह के बावजूद विक्रांत ने रनवे 34 पर उतरने का फैसला किया। एटीसी को लगा कि विक्रांत पागल हो गया है क्योंकि रनवे 34 पर हवा की दिशा उतरने के लिए सुरक्षित नहीं थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि विमान की पूंछ फट जाएगी। तानिया सहित सभी ने सोचा कि वे इससे बच नहीं पाएंगे। विक्रांत ने खतरे का संकेत देने के लिए मेडे सिग्नल भेजा। विमान का ईंधन लगभग खत्म हो चुका था और उन्हें किसी भी हाल में उतरना था। विक्रांत ने यात्रियों को लैंडिंग के प्रभाव के लिए तैयार रहने को कहा। उसने आंखें बंद कर लीं और शांत रहा। उसने ध्यान केंद्रित करके विमान को सुरक्षित उतारने की कोशिश की। विमान रनवे के अंत तक पहुंचते पहुंचते आखिरकार रुक गया। विक्रांत ने इतने खराब मौसम में भी विमान को सुरक्षित उतार लिया था। हवाई अड्डे के अधिकारी यात्रियों को निकाल रहे थे, जबकि विक्रांत अभी भी अपने अनुभव के बारे में सोच रहा था। दूसरी ओर विक्रांत की पत्नी अपने पति की खबर का इंतजार कर रही थी। उसने यूसुफ, विक्रांत के दोस्त और पायलट एसोसिएशन के अध्यक्ष को जानकारी के लिए फोन किया। इस वीरतापूर्ण लेकिन खतरनाक लैंडिंग के कारण विक्रांत और तानिया की डीजीसी द्वारा जांच की गई। जांचकर्ताओं के आने से पहले एयरलाइन के प्रतिनिधि ने विक्रांत से कहा कि जांच के दौरान हंगामा न करें। विक्रांत और तानिया की जांच अलग अलग स्थानों पर की गई। उनसे लैंडिंग से पहले भेजे गए मेडे सिग्नल के बारे में पूछा गया। संक्षेप में जांच समाप्त हो गई थी। विक्रांत ने अधिकारी से कहा कि 150 लोगों की जान बचाने वाले के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि उसने 150 नहीं, 139 लोगों की जान बचाई है। एक बुजुर्ग महिला यात्री को उड़ान के दौरान दिल का दौरा पड़ा था। वह अस्पताल जा रही थी। जांच का नतीजा एआईबी प्रमुख नारायण वेदांत को भेजा गया। विक्रांत अपराध बोध में डूबा जब सुना कि एक यात्री की उसकी उड़ान में मौत हो गई। यूसुफ ने उससे कहा कि महिला की मौत उसकी गलती नहीं थी। विक्रांत ने इससे इनकार किया,
पायलट के रूप में उसकी जिम्मेदारी थी यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाना। कुछ देर बाद विक्रांत को मृतक यात्री की बेटी का फोन आया। उसने विक्रांत को हत्यारा कहा। विक्रांत अपराध बोध में और डूब गया। वह मीडिया की नजरों में भी नहीं देख पा रहा था। दूसरी ओर नारायण और उनकी टीम अपनी जांच में व्यस्त थी। उन्होंने विमान का ब्लैक बॉक्स सुना और दुर्घटना के सबूत के लिए संदिग्ध चीजें इकट्ठा कीं। बेटी के जन्मदिन पर विक्रांत को एआईबी से अगले सप्ताह होने वाली जांच का पत्र मिला। नारायण ने उसे जांच की तैयारी के लिए बुलाया। विक्रांत ने शांति से कहा कि उसे कुछ तैयार नहीं करना है। उसने कहा, सिर्फ गलत काम करने वाले को ही तैयारी करनी होती है। उधर स्काईलाइन के निदेशक खुश थे क्योंकि विक्रांत की हीरो लैंडिंग से शेयर बढ़ रहे थे। जब उन्हें पता चला कि नारायण जांच करेंगे, उनका चेहरा बदल गया। फिर उन्होंने नारायण के संभावित सवालों के लिए बैठक बुलाई। इस बीच नारायण ने विक्रांत पर आरोप लगाने के लिए गहन जांच की थी। विक्रांत ने घटना वाली रात ड्यूटी पर तैनात एटीसी स्टाफ को अपने दफ्तर में बुलाया। वह 4 दिनों से स्काईलाइन 777 और एटीसी के बीच संचार रिकॉर्ड मांग रहा था, पर अब तक कोई जवाब नहीं मिला था। कोच और एटीसी स्टाफ ने बताया कि रिपोर्ट हर 12 घंटे में फिर से लिखी जाती है। बातचीत से लगा कि नारायण रिपोर्ट नहीं बल्कि रिकॉर्डिंग सुनना चाहते थे। स्टाफ ने कहा कि रिपोर्ट देना ठीक रहेगा क्योंकि उसे हर 12 घंटे में गलतियों के लिए जांचा जाता है। उस रात स्काईलाइन एयरवेज के निदेशक ने क्वींस एयरलाइंस के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। स्काईलाइन क्वींस की उड्डयन मंत्री से नजदीकी का फायदा उठाकर नारायण को जांच से हटाना चाहती थी। दुर्भाग्य से क्वींस ने मदद के बदले 50% की जगह 65% हिस्सेदारी मांगी। स्काईलाइन ने समझौता तोड़ दिया। स्काईलाइन के निदेशक ने कहा कि वे इससे उबर जाएंगे। स्काईलाइन 457 उड़ान में मौत की बहस टीवी पर खूब चर्चा में थी। कुछ ने पायलट को दोषी ठहराया, कुछ ने कहा वह सही था। विक्रांत पेशेवर पायलट था, उसे अपना काम पता था। विक्रांत और तान्या का पहला मुकदमा शुरू हुआ। नारायण ने कहा विक्रांत लगातार उड़ानों से थका हुआ था। नारायण ने कहा घर की याद से विमान दुर्घटनाएं होती हैं। घर जाने की चिंता पायलट को लापरवाह बना सकती है। विक्रांत ने उड़ान विवरण याद करके अपनी सतर्कता साबित की। उस पर लगाए गए आरोप अनुचित थे। नारायण ने डिस्पिरिन की बोतल दिखाई जो केवल क्रू की थी। नारायण को शक था कि विक्रांत ने दवा ली है। इसे साबित करने के लिए उसने लाई डिटेक्टर का इस्तेमाल किया। मतलब संक्षेप में विक्रांत नारायण के सवालों का बिना किसी समस्या के जवाब दे सका। परीक्षण स्थगित कर अगले दिन जारी रखने का फैसला लिया गया। स्काईलाइन कंपनी विक्रांत से मिलती है। उन्होंने कहा परीक्षण में ऐसे जवाब न दें जो कंपनी की छवि खराब करें। विक्रांत ने मना कर दिया। उन्हें धमकी दी गई कि अगर वे कंपनी को नुकसान पहुंचाएंगे तो उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तान्या को भी यही चेतावनी दी गई। दूसरा परीक्षण शुरू हुआ। नारायण ने तान्या से कई सवाल पूछे। तान्या ने कहा कि विक्रांत एक समर्पित पायलट था। उड़ान के दौरान उनकी बातचीत सामान्य थी। नारायण के सवालों ने तान्या को परेशान किया जब तक उसने नहीं बताया कि उड़ान से पहले विक्रांत की आंखें लाल थीं और टेक ऑफ के बाद वह 20 मिनट सोया। इसके अलावा वैकल्पिक लैंडिंग स्थल चुनते समय पायलट और सह पायलट के बीच थोड़ी बहस भी हुई। फिर नारायण ने अंजलि का परिचय कराया जो एक महिला थी जिससे विक्रांत दुबई के एक क्लब में मिला था। अंजलि से पूछा गया कि क्या वह क्लब में सुबह तक विक्रांत और उसके दोस्तों के साथ शराब पी रही थी। विक्रांत ने इनकार नहीं किया पर बताया कि उसने 12 घंटे का ब्रेक लिया जो उड़ान नियमों के अनुसार था। क्लब में पार्टी खत्म करने से लेकर विमान उड़ान भरने तक का समय लगभग 15 घंटे था। इसका मतलब यही हो सकता है कि उसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया। फिर नारायण ने तूफान की चेतावनी के बावजूद बेंगलुरु के बजाय तिरुवनंतपुरम में उतरने के फैसले के बारे में पूछा। विक्रांत ने कहा कि पायलट ने सिर्फ एटीसी की जानकारी पर निर्णय लिया पर कोचीन एटीसी ने तूफान की सूचना नहीं दी। नारायण ने विक्रांत की उड़ान की गलतियां बताईं। अनिश्चित निर्णय, कोचीन पर 33 मिनट की देरी और कम ईंधन भरना। विक्रांत ने कहा कि पायलट नियम नहीं बनाते, वे बस उनका पालन करते हैं और उसने मानक प्रक्रिया का ही पालन किया होगा। कोई भी पायलट अपने यात्रियों को खतरे में नहीं डालना चाहता। नारायण ने तान्या से अपना सवाल दोहराया। तान्या ने अचानक बताया कि विक्रांत ने आंखें बंद करके विमान उतारा था। नारायण ने इसे विक्रांत के नशे में होने का सबूत माना। फिर नारायण ने रनवे चुनने का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि विक्रांत ने रनवे 16 की बजाय खतरनाक माने जाने वाले रनवे 34 को क्यों चुना। तुरंत बाद विक्रांत के बचाव के बिना ही मुकदमा फिर से स्थगित कर दिया गया। जब विक्रांत घर पहुंचा
उसकी पत्नी उसे मृत यात्री की बेटी के घर ले गई ताकि वे उसकी मां की घटना के लिए माफी मांग सकें। अगले दिन तीसरा परीक्षण हुआ। न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। फैसला सुनाए जाने से पहले विक्रांत ने कहा कि उसे रनवे नंबर 34 का स्थलाकृतिक ज्ञान है। उसने रनवे 34 को यूं ही नहीं चुना था। उसने रनवे का नक्शा याद करने के लिए आंखें बंद की, क्योंकि वहां कई बार उतरने से उसे रनवे की पूरी जानकारी थी। नारायण ने कहा कि विक्रांत का बयान अपनी गलती न मानने वाले व्यक्ति की बकवास है। विक्रांत ने न्यायाधीश से उड़ान सिमुलेटर में प्रदर्शन करने को कहा ताकि वह साबित कर सके कि वह उसी स्थिति में आंखें बंद करके विमान उतार सकता है। न्यायाधीश ने विक्रांत के अनुरोध को स्वीकार किया। नारायण सह पायलट की सीट पर बैठकर विक्रांत को काम करते हुए देखेंगे। विमान नियंत्रण में विक्रांत की असाधारण एकाग्रता देखकर नारायण उसके कौशल से अचंभित रह गए। अंत में जज का फैसला पड़ा गया। कोचीन के एटीसी स्टाफ को बर्खास्त किया गया, जबकि तान्या और विक्रांत का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित हुआ। लेकिन स्काईलाइन एयरवेज के खिलाफ जांच की जाएगी। ट्रायल के बाद विक्रांत ने नारायण से पूछा कि उन्हें सिर्फ 3 महीने का निलंबन क्यों मिला। नारायण ने कहा कि वह ऐसे प्रतिभाशाली पायलटों को खोना नहीं चाहते थे। सिम्युलेटर में विक्रांत को उड़ान भरते देख उन्हें उस पर विश्वास हो गया। 40 साल के करियर में उन्होंने किसी पायलट को ऐसा करते नहीं देखा था। 3 महीने बाद विक्रांत फिर से उड़ान भरने लगा। स्काईलाइन 777 की एक फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि उसने डिस्पेरॉन लिया था। वह पहले स्वीकार करना चाहती थी, पर नौकरी खोने के डर से नहीं कह पाई। विक्रांत गुस्सा नहीं था। वह समझता था कि फ्लाइट अटेंडेंट ने ऐसा क्यों किया। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।